एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो डेली 30 बेस्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू की थी उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो डेली 30 बेस्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज का पार्ट 2 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है कब प्रभाव में आया था, आपको बताना है। तो यह प्रभावी कब होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह 18 जुलाई 1947 को जो है प्रभावी होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, यह 18 जुलाई 1947 को प्रभावी होता है तथा इसी के अकॉर्डिंग ही भारत को जो स्वतंत्रता थी 15 अगस्त 1947 को दी जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो रॉलेट एक्ट था यह किस वायसराय के समय पारित हुआ था, तो 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया था तथा इस समय आपका वायसराय कौन था, तो इस समय आपका वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1916 से 1921 तक यह भारत का वायसराय रहता था। इसके शासनकाल में, यानी कि जब तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय रहता है भारत का, इसके शासनकाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उनको आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट होता है इसके शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसे आप ध्यान दीजिएगा। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, यह इसी के शासनकाल में होता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट घटना क्या है, इसके शासनकाल में जो 1917 का सैडलर आयोग था उसकी नियुक्ति की जाती है। 1917 में जो सैडलर आयोग था उसकी नियुक्ति भी इसी के शासनकाल में की जाती है। इसके अलावा 1919 में रॉलेट एक्ट इसी के शासनकाल में लाया जाता है। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है इसी के शासनकाल में ही घटित होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें से कि कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी, किसकी रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से प्रियदर्शिका की रचना की गई थी, नागानंद की रचना की गई थी और रत्नावली की रचना, यानी कि आपका 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की जो रचना थी यह की गई थी किसके द्वारा, तो हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो हर्षवर्धन था इसके द्वारा 3 इंपॉर्टेंट नाटकों की रचना की गई थी, जिनका नाम था आपका प्रियदर्शिका, नागानंद और हर्ष चरित्र। तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पे 1, 2 और 4 यहाँ पे होगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस अभिलेख का क्या नाम है, तो इस अभिलेख का नाम है भीतरी स्तंभ लेख। इससे यह ज्ञात होता है कि जो स्कंद गुप्त था इसने हूणों को पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महाभारत मूलतः किस रूप, मतलब महाभारत जो मूलतः किस रूप में जानी जाती है, आपको बताना है। तो महाभारत जो है इसको हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जय संहिता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, आपको बताना है। तो शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की जो पदवी थी यह दी गई थी दारा सिकोह को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो शाहजहां था मुगल सम्राट, इसके द्वारा शाह बुलंद इकबाल की जो पदवी थी दी गई थी किसको, तो दारा सिकोह को। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, आपको बताना है। यानी कि गरम दल के जो नेता इंपॉर्टेंट थे उनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन गरम दल का नेता नहीं, आपको बताना है। तो गरम दल का इसमें से नेता कौन नहीं है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसमें से गरम दल के नेता नहीं है। बाकी आपके
लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों आपके लाल, बाल और पाल के नाम से फेमस थे तथा ये गर्म दल से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं से सम्मिलित नहीं थे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वतंत्रता का जो नवग्रहित तिरंगा था पहली बार कब फहराया गया था, तो हमारा जो तिरंगा था इसको पहली बार फहराया गया था 31 दिसंबर 1930 को। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1929 होगा, 31 दिसंबर 1929 को जो है आपका स्वतंत्रता का नवग्रहित जो तिरंगा था पहली बार फहराया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसी इवेंट के समय जब हमारा स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो पहली बार 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था, इसी इवेंट के समय जो कांग्रेस थी उसने 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, इसी इवेंट के दिन ही जो कांग्रेस थी उसने 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस भी घोषित किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा के लिए जो सरकारी आयोग था इसका गठन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे, और भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का वह कौन सा भाग है जिसमें संघ राज्य संबंधों का जिक्र किया गया है, तो आपका जो भाग यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि पार्ट 11 जो है आपका, यह किससे संबंधित है, तो संघ राज्य संबंधों से संबंधित है भारतीय संविधान का पार्ट 11। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भारतीय संविधान का जो भाग 15 यह किससे संबंधित है, भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित आपका भाग 15। और भाग 14 आपका किससे संबंधित है, तो भाग 14 आपका संघ और राज्यों की अधीन सेवाओं से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका जो भाग 10 है यह किससे संबंधित है, तो भाग 10 आपका संबंधित है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा भाग 11 इस प्रश्न का राइट आंसर है, संघ राज्य संबंधों से संबंधित आपका भाग 11। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत था जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सहायता। तो जो मुफ्त कानूनी सहायता थी इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुफ्त कानूनी सहायता को जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1946 का। 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1976 होगा, 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 39A, जिसका संबंध था मुफ्त कानूनी सहायता से। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सहायता, जिसका संबंध है आर्टिकल 39A से। तथा यह अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना किस आधार पर की जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनगणना से जो है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी काटने से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, शुष्कता दशा किसको संदर्भित करती है, आपको बताना है। तो इसमें से आपका हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो उच्च यानी कि निम्न आर्द्रता से। निम्न आर्द्रता जो है किसको संदर्भित करती है, तो आपकी जो निम्न आर्द्रता होती है संदर्भित करती है आपकी शुष्कता की स्थिति को, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न आर्द्रता। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, निम्न आर्द्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है, आपको बताना है।
तो सारगासो समुद्र जो होता है यह एक प्रकार का विशिष्ट समुद्री वनस्पति होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट अनुपति विशिष्ट प्रकार की वनस्पति होती है यह सारगासो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना कि यह जो सारगासो है यह किस महासागर में मिलती है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि जो सारगासो वनस्पति होती है यह किस महासागर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आप हमारा है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण इसमें से क्या होता है, यानी कि गाय के दूध का पीला सफेद होने का कारण क्या होता है। तो केसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है वह पीले सफेद रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, केसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। और निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में नहीं खाना चाहिए, आपको बताना है। तो इसमें से किस लवण को खाद्य नमक के रूप में नहीं खाना चाहिए तो प्रतिदिन, तो इसमें से आपका जो समुद्री नमक होता है इसको खाद्य, आप ध्यान दीजिएगा, जो समुद्री नमक आपका होता है इसको हम प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में नहीं उपयोग कर सकते, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, समुद्री नमक को, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के बाल और नाखून में कौन सा आपका जो है प्रोटीन विद्यमान होता है, तो इसमें से आपका विद्यमान होता है केरेटीन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरेटीन विद्यमान होता है मनुष्य की बाल और नाखून में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, केरेटीन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस फेमस पुस्तक को लिखा था किसने, तो इस फेमस पुस्तक को लिखा था मीरा कुमार ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मीरा कुमार के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा था, तो मीरा कुमार ने लिखा था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुंबई की मीठी नदी जो होती है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, आपको बताना है। तो मुंबई की जो मीठी नदी होती है किस झील से निकलती है, तो यह निकलती है पोवाई झील से, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पोवाई झील से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और बेतवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी, आपको बताना है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, यमुना की। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पहला आपका एशिया हो गया और दूसरा आपका हो गया अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है। तो अरावली श्रेणियां आपको मिलेंगी कहाँ पर, तो राजस्थान में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, राजस्थान में। आपको बताना है कि जो अरावली पर्वत शिखर है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा नगर आपका सुपीरियर झील पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका दुलुथ जो सिटी है यह आपको मिलेगा सुपीरियर झील पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुलुथ जो है यह सुपीरियर झील पर स्थित है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं आपका डेट्रॉयट शहर किसके लिए किस झील पर अवस्थित है, ईरी झील पर। ईरी झील पर आपको मिलेगा डेट्रॉयट सिटी। इसके अलावा आपका जो बफेलो शहर है यह कहाँ पर मिलेगा, तो आपका जो बफेलो या ईरी झील के तट पर बफेलो भी है, तथा शिकागो जो आपका फेमस शहर है, शिकागो आपको मिशिगन नदी के तट यानी कि मिशिगन झील के तट पर आपको मिलेगा शिकागो शहर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुपीरियर झील की क्या खास बात है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपकी जो सुपीरियर झील है यह खारे मतलब यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो सुपीरियर झील है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो यह यूएसए और कनाडा में मिलेगी आपको सुपीरियर झील, तथा यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी सुपीरियर झील, तथा यह कनाडा और यूएसए में मिलेगी। तथा इसी नदी के तट पर जो दुलुथ शहर है वह अवस्थित है, तथा यह जो दुलुथ शहर है यह लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने भूलने नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, भारत के कितने राज्य समुद्र के तट पर अवस्थित हैं। तो समुद्र तटीय राज्य भारत के कितने, टोटल 9 हैं। इन 9 का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इनका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मतलब इनको आपको सुमेलित करना है सही तरीके से। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित है, उसको आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हॉकिंस का आने का समय क्या था, तो हॉकिंस जो अब था ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, हॉकिंस का समय था यहाँ पे आने का 16 से 8 से 16 से 11, यानी कि आपका ए का 2 हो जाएगा।
इसके बाद टॉमस रो कब आया था? तो टॉमस रो आया था आपका 1615 से 1619 के मध्य, यानी कि आपका बी का 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका मनुची कब आया था? तो मनुची आपका आया था 1653 से 1718 के मध्य, यानी कि आपका सी का हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद रॉल्फ फिंच कब आया था? तो रॉल्फ फिंच आपका आया था 1585 से 1586 के मध्य, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा? आपका डी का 3 हो जाएगा, सी का यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से ए का 2 हो जाएगा, यानी कि कैप्टन हॉकिंस आया था आपका 1608 से 1611 के मध्य। टॉमस रो आपका आया था 1615 से 1619 के मध्य। उसके बाद मनुची आपका आया था 1653 से 1708 के मध्य। इसके अलावा रॉल्फ फिंच जो था यह आया था आपका 1585 से 1586 के मध्य। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप हमारा है, और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यह खिताब किसको दिया गया था? तो बख्त खां को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहादुर शाह था इसने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बख्त खां। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण का प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हमारा जो दूसरा वीडियो था जीके जीएस एमसीक्यूज का, उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।